हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। दिस इज एरो न्यूज और आज बात करेंगे रिगार्डिंग गो फर्स्ट के क्राइसिस के बारे में। जो गो फर्स्ट एक और एयरलाइंस डूब रही है इंडिया में। ऐसा क्या होगा कि हर 5-7 साल में अंदर एक और एयरलाइंस इंडिया में डूबती जाती है। जेट एयरवेज और किंगफिशर की यादें भी ताज़ा ही हैं। जेट एयरवेज तो वापस रिवाइवल की बातें सुनते रहते हैं बट कुछ नहीं निकल पाया। तो ऐसा क्यों होता रहता है एविएशन इंडस्ट्री में, क्या चीज़ है इसके बारे में जानेंगे। और इस एयरलाइंस के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, किसको बेनिफिट किसको नुकसान होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सो ये एक वाडिया ग्रुप की कंपनी है। वाडिया ग्रुप पता ही है, जो ब्रिटानिया भी ओन करता है। जो ब्रिटानिया के आपने ब्रेड बिस्किट खाए होंगे, और इसके अलावा जो बॉम्बे डाइंग की बेडशीट्स आपने यूज की होंगी, तो वो भी वाडिया ग्रुप का पार्ट है। सो ये एजेंसी भी, ये एयरलाइंस भी वाडिया ग्रुप की है। इन्होंने 2005 से ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। उसने अपने आप को बताया था, जब उस समय प्रीमियम एयरलाइंस ज्यादा थी, जो फुल सर्विस एयरलाइंस होती थी, इन्होंने कहा था हम केवल लो कॉस्ट कैरियर बनेंगे और अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर बनेंगे। एलसीसी मतलब लो कॉस्ट कैरियर, मतलब ऐसा कैरियर बनेंगे, ऐसा साधन बनेंगे कि जो पैसेंजर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ड्रॉप करे, नथिंग एल्स। और कुछ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम कॉस्ट कम कर देंगे और कम पैसे में, यानी कि कम भाड़े में, कम रेट में, किराए में, कम फेयर में हम पैसेंजर को एक से दूसरी जगह ड्रॉप करेंगे, जिससे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा हो जाएंगे और हम ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपना दाव खेला कि एयरबस 320 के जो नए मॉडल्स आ रहे थे, न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहे थे, उस पर कि वो ज्यादा इंजन, उस इंजन के एयरक्राफ्ट को हम यूज करेंगे और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, हम अच्छा बनेंगे। लेकिन कैसे ही ये इंजन की वजह से सारा इश्यूज क्रिएट भी हुआ, जो प्रेजेंट है, करंट जो इम्पैक्ट हुआ है वो इस इंजन के इश्यू की वजह से हुआ है, उसमें बात करेंगे। फिलहाल जब हमने न्यूज बनाना शुरू करा था तो 3rd से 5th तक की सारी फ्लाइट कैंसिल थी, फिर भी 6th के बाद की बुकिंग स्टार्ट हो रही थी। लेकिन उस वक्त खुद ही गो फर्स्ट ने खुद ही बताया था कि हमने खुद से जाके, अदरवाइज क्या होता है कि दूसरे जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप पैसा पे नहीं कर पा रहे, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आप आइए और बैंक्रप्सी फाइल कीजिए, और ताकि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करके हमारा पैसा वापस किया जाए। लेकिन इसने तो खुद ही अपना आप कह दिया कि मैं दिवालिया हो चुकी हूँ, मैं बैंक्रप्ट हो गया हूँ, मैं एनसीएलटी में जा रहा हूँ, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा रहा हूँ, और अपना इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, यानी कि मेरे एसेट्स बेचो और जो क्रेडिटर से कर्ज जाता है उनके पैसे चुकाओ, ये प्रोसेस शुरू की जाए। उसके बाद क्या होता है कि ये बन ही रहा था वीडियो, इतने एक और न्यूज आ गई कि उन्होंने अपना फिर से बोल दिया कि 9th तक एक्सटेंड कर रहे हैं इस चीज को, जो अपनी फ्लाइट सारी कैंसिल है, यानी कि 3rd to 9th सारी फ्लाइट कैंसिल है गो एयर की, यानी गो फर्स्ट की। इसके अलावा 15 तक उन्होंने कोई बुकिंग भी नहीं लेनी, यानी कि आराम से ये फर्दर एक्सटेंड होगा और ये 9 की बजाय 15 हो जाएगा, क्योंकि वो बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं। फ्लाइट ऑपरेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। एनसीएलटी में वो खुद लोग जा चुके हैं। इसके अलावा जो इनके पास पूरे मई में 6225 फ्लाइट इनको ऑपरेट करनी थी, तो 15 तारीख तक अगर ऑपरेट नहीं करेंगे, यानी कि आधी फ्लाइट तो वैसे ही कैंसिल होगी। इससे कितना बड़ा इशू होगा, पैसेंजर्स बहुत ज्यादा परेशान होंगे। देखिए 9 मई तक तो पूरी कैंसिल कर दी, बुकिंग स्टॉप कर दी 15 तक, और अब तो उसके आगे की भी शुरू होने वाली है। टिकट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस सेक्टर में इन लोगों ने फ्लाइट कैंसिल की थी, तो वहां जो कंपटीटर एयरलाइंस है, अब उन लोगों ने वहां पर प्राइस हाइक कर दी, क्योंकि एकदम से बहुत सारे लोग बुकिंग करेंगे, क्योंकि उन लोगों को जाना था, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अब वो लोड उन दूसरी एयरलाइंस पर आएगा, तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई। और दूसरा इशू ये भी हो रहा है कि एक, जब वहां पर कोई उनका एयरलाइंस का अधिकारी नहीं है एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो फ्लाइट सारी कैंसिल है, वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं क्या आगे होगा। उन्होंने बात की है कि कमिटमेंट किया है कि हम फुल रिफंड प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लेके अभी कुछ इश्यूज क्रिएट ये हो रहा है कि वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, कितना जल्दी प्रोवाइड करेंगे, ये समस्या आ रही है। इस वजह से पैसेंजर के पास दुगना एक क्या कहते हैं समस्या आ गई है। उसका पुराना रिफंड कब मिलेगा ये उसे पता नहीं है, कैसे मिलेगा ये उसे पता नहीं है ठीक से। इसके साथ साथ उसे दूसरी एयरलाइन से बुकिंग करनी पड़ रही है, जो फिलहाल बहुत कॉस्टली पड़ गई है। सारी एयरलाइंस ने रेट बढ़ा दिए हैं। तो आज बात करेंगे रिगार्डिंग कि क्यों ऐसा हो गया कि इनको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई। तो बहुत सारे रीजन है, पॉसिबल रीजन हमने यहाँ नोट डाउन किए हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए एविएशन का जो एयरलाइंस बिजनेस है बहुत ही फ्रेजाइल बिजनेस मॉडल है। उसमें क्या होता है कि कोई जो सब्सक्राइबर है, जो पैसेंजर है, वो किसी का सगा नहीं है। मीन्स अगर कोई एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहा है तो जरूर नहीं ऐसे कसम नहीं खाई है कि मैं विस्तारा से, एयर एशिया से, इंडिगो से ट्रेवल नहीं करूंगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये जो कैरियर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, तो इसमें लोग समझते हैं कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से बेंगलोर जाना है, पूना जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाऊंगा। तो सिर्फ वो दो ही चीज देखते हैं, एक तो जो फेयर है, टिकट का फेयर, वो ठीक से मिले और कम से कम हो। दूसरा
टिकट की जो फ्लाइट्स की टाइमिंग है वो ठीक टाइमिंग हो, उनका काम उनका पूरा हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पीक आवर्स में ज्यादा खींच जाती हैं, और जिसके पास ज्यादा स्लॉट होंगे पीक आवर्स में एयरपोर्ट्स पर, तो वो वहां पर पैसेंजर्स उसको चूज करते हैं रादर देन ऐसे सेक्टर्स में या ऐसे ऑफ टाइम में जाने के लिए। और दूसरी बात पैसे की है, जो पैसे तो अल्ट्रा कोस्ट एयरलाइंस थी, इसने पैसे मिनिमम रखे थे। अब ये ऐसा मॉडल हो जाता है जो कम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है इस फील्ड में। इसके क्या होता है, इसलिए अब कोई लॉयल कस्टमर किसी का बन नहीं पाता, चाहे कितने प्रोग्राम्स, कितने ही वो वैल्यूएबल फीडबैक्स और वैल्यूएबल पॉइंट्स उनको दे के अपना बनाए रखें। बट ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को जैसा मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कस्टमर एकदम ट्रांजिट कर जाता है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है इस सेक्टर की। दूसरा कैपिटल का इश्यूज हो रहा था। कैपिटल मतलब पैसे का इश्यू एयरलाइंस को चल रहा था। कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे सारे इश्यू क्रिएट हुआ। कोविड से पहले भी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन कोविड के जैसे ही कोविड में सारी एयरलाइंस बंद हुई, इनके पास पैसा बहुत दिक्कत आ गया कि स्टाफ को सैलरीज को देना था, उसके एयरपोर्ट्स के ड्यूज चुकाने थे पुराने, सब लोग अपना पुराना पेमेंट वापस मांग रहे थे, कैटरिंग एजेंसी हो, एयरपोर्ट वाले हों, एनएसपी वाले हों, बाकी सब लोग भी। उस समय बात आई कि प्रमोटर्स कुछ अपना पैसा देंगे, तो प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं, उन लोगों ने अपना पैसा कुछ इन्फ्यूज किया उसमें, बट बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। प्लान किया गया ऐसा कि आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में आईपीओ लेके आएंगे और 3,000 करोड़ रुपए की उगाही करेंगे लोगों से अपनी हिस्सेदारी शेयरधारकों को बेच के। बट वो प्लान भी कहीं फेल हो गया, तो बहुत बड़ा इश्यूज चल रहा था। ये पैसे का इनके पास ज्यादा था नहीं। और एक और इश्यू, जो टॉप मैनेजमेंट थी वहां की, जो सीईओज हैं और बाकी जो टॉप मैनेजमेंट पे लेवल पे लोग हैं, वो मतलब फिक्स नहीं है एयरलाइंस के साथ। वो लास्ट के 3-4 साल में देखेंगे तो कई सारे सीईओज इनके बदल गए हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई दूसरी एयरलाइंस में, नई नई एयरलाइंस लॉन्च हो गई, आकाशा एयरलाइंस हो गई। तो इनके जो रिसेंट जो लेटेस्ट जो इनके पेरिस सीईओ थे, वो तो अभी करता धरता बन चुके हैं आकाशा एयरलाइंस के। इस तरह से बहुत सारे जो टॉप लाइन के इश्यूज होने की वजह से, टॉप मैनेजमेंट के इश्यूज होने की वजह से, नीचे के लोगों को यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो काम करते हैं, उनको क्लियर डायरेक्शंस ना होने की वजह से भी थोड़ा सा मिसमैचिंग हो रही थी। इसके अलावा जो एक अच्छा स्टाफ चाहिए, जो एक वैसा ऐसा स्टाफ चाहिए जो वाकई संभाल सके सारी चीजों को, तो वो भी फ्लाइट मोड में आ गया था। यानी कि ऐसा स्टाफ जो अच्छे से कर सके, संभाल सके चीजों को, वो दूसरी एजेंसी को ज्वाइन कर चुका था और धीरे धीरे कंपनी को छोड़ रहा था। तो टैलेंट का इनको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा था। इसके अलावा फ्यूल प्राइस अभी देखें तो जैसे कोविड के बाद सारी चीजों के प्राइस हाइक हुए, उसके बाद वार शुरू हो गए रशिया यूक्रेन के बीच में, फ्यूल प्राइस जंप हाई हो गए हैं। और जो एटीएफ है, जो एयरक्राफ्ट में डालने वाला फ्यूल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके प्राइस बहुत ज्यादा है इस समय भी, और वो कम होने का नाम ले रहे थे। इसके अलावा जब एयरलाइंस स्टार्टिंग में बंद हुई 2020 में कोविड के बाद, जब वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू हुई, तो मार्केट में नए प्लेयर्स कई आ गए हैं। एयर इंडिया प्राइवेट हो चुका है, इंडिगो ने भी अपना बेड़ा बड़ा कर लिया है। इसके अलावा आकाशा एयर और फ्लाई बिग जैसी कंपनियां भी नई नई मार्केट में आ गई हैं। आकाशा एयर ने तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर कब्जाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जीरो लेवल पे था सारा, एक बार फिर से सब जीरो लेवल पर आया और यहाँ से उठना दोबारा से स्टार्ट किया गया। तो इस वजह से फ्यूल के प्राइस बहुत हाई है, जो लगभग 50% खर्चा उसी पर जाता है लोगों का, और कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से सस्टेन करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा जो करंट में जो इशू आया है, जो सबसे बड़ा इशू आया है, देखो इनके पास लगभग 50 एयरक्राफ्ट थे, वो एयरबस 320 टाइप के। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि एयरबस 320 जो नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे, उनका इशू आया कुछ साल पहले, वो क्रैश हो रहे थे। तो कंपनियों ने, जब सारी सरकारों ने कहा कि क्रैश हो रहे हैं यानी कि इंजन के साथ कुछ समस्या है, तो उन सबको ग्राउंड किया गया, एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया, यानी कि उड़ने की परमिशन नहीं दी गई। चाइना में, अमेरिका में, इंडिया में भी, हर जगह ऐसा हुआ। धीरे धीरे कंपनी के जो इंजन बनाने वाली कंपनी है, ये है प्रैट एंड विटनी, तो उसने बोला कि ठीक है, हम इन इंजन को वापस करेंगे और इंजन की सप्लाई दोबारा से करेंगे, इनके कल पुर्जे प्रोवाइड कराएंगे और इनको दोबारा से आपको कंपनी को देंगे। तो अब प्रॉब्लम यही हुआ, कोविड आ जाता है 2020 में, प्रैट एंड विटनी का काम भी रुक जाता है, और ये अब इशू बना रहा है प्रैट एंड विटनी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो पूरा डिसरप्ट हो चुकी है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी, क्योंकि उसको वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करना है, सारी कंपनियों को, सारे देशों को प्रोवाइड करने हैं। तो इसका कहना यह है कि हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट हमारे पास क्योंकि खुद से माल पीछे से नहीं आ रहा, और हम ये चेंज करके देने में टाइम लगाएंगे, और टाइम हमें पता नहीं है। तो वो बोल भी रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कीजिए डिले, और डिले नॉट डिटरमाइन, उसने बोल दिया कंपनी ने, प्रैट एंड विटनी ने। तो इस वजह से भी इनके पास सप्लाईज नहीं आ पा रही थी, इनके
लगभग 50% एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए थे। आप समझ रहे हो, यानी कि आपके पास अगर 10 गाड़ी है उसमें से 5 ना चलें तो आप कंपनी कैसे चलाएंगे, क्योंकि आपके पास लोड बहुत ज़्यादा है। आपने एयरपोर्ट्स पे सेक्टर्स लिए हुए हैं लेकिन आप फ्लाइट नहीं चला पा रहे, बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन होंगे। तो कैंसिलेशन की वजह से जो आम आदमी का या फिर जो पैसेंजर्स है उसका ट्रस्ट आपके एयरलाइन से घटेगा, वो आपके दोबारा बुकिंग नहीं करेगा, तो रेवेन्यूज आपके लॉस होंगे। तो इस तरह देखा जाए तो लगभग 2019 में 7% और से लेकर दिसंबर 2022 में 50% जहाज इसके ग्राउंड पर आ गए, क्योंकि उसके इंजन की खराबी अभी ठीक नहीं हो पाई है। इसने एक लिटिगेशन भी फाइल किया था सिंगापुर के कोर्ट में, हालांकि एयरलाइंस जीत गई थी कोर्ट में कि प्रैट एंड विटनी इनको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेगा। प्रैट एंड विटनी भी अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उसका कहना यह है कि मैं प्रोवाइड करूंगा लेकिन टाइम लगेगा, डिले लगेगा, क्योंकि मुझे वर्ल्ड वाइड सबको प्रोवाइड करना है इंजन्स। तो इनका कुछ पहले से जिगजैग भी चालू है। इस कंपनी की वजह से एयरलाइंस पे भारी दबाव बना और 50% जब फ्लाइट उड़ ही नहीं रही है तो उसका सबसे ज्यादा इशू हो गया। और ये 50% फ्लाइट ना उड़ने की वजह से ही इन्होंने शायद बैंक्रप्सी फाइल की है। क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जब ये लोग एनसीएलटी में गए तब पता चला कि जो इनके क्रेडिटर्स हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जिनको प्रोवाइड करना है वो एयरक्राफ्ट इन्होंने लीज पे लिए हैं, एक तरह से एयरक्राफ्ट किराए पे, भाड़े पे लिए हैं इन्होंने। तो उन एयरक्राफ्ट को जो भाड़े पे लिया है और वो फ्लाइट उड़ भी नहीं है, वो 50% तो ग्राउंड पर ही है, तो उनका भाड़ा जब देना है तो सबसे बड़ा इशू उन्हीं का है। वो 2 से 2,500 करोड़ का अमाउंट है टोटल अमाउंट। इन पर टोटल कर्जा 11,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनके ऐसा कोई बुरा हाल नहीं था कि कंपनी चलाई नहीं जा सकती। समस्या यह है कि चलाने में दिक्कत यह आ रही थी, एयरक्राफ्ट जो उड़ नहीं रहे उनका भी पैसा प्रोवाइड करना पड़ा है। 2-2,500 करोड़ बड़ा अमाउंट है। बैंक्स का हालांकि 6,500 करोड़ बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो ज्यादातर अपने डे टू डे वर्क के लिए और फ्यूल के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए काम पे जा रहा था, तो वो ये चीज चला सकते थे। लेकिन एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी ग्राउंड पर है उन्हीं का पैसा उनको और कंपनियों को वापस देना है, जिनसे वो एयरक्राफ्ट लीज पे लिया। एक अरबों रुपए के वो जहाज है, उनका लाखों करोड़ों में उनका हिसाब होता है, किराया होता है, तो वो प्रोवाइड करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत टाइम से। इसलिए इन्होंने देखा तो अभी बताया कि अभी अप्रैल महीने में अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दी। इसलिए हमने बताया जो क्रेडिटर्स हैं इनके, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में बैंक हो सकते हैं, है ना, और बाकी सारे जिन्होंने जो एचएनआई है जिन्होंने पैसा उसमें दिया होगा, और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं जो एयरक्राफ्ट जिन्होंने लीज पे किया है, फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं, एयरपोर्ट स्टाफ है, मतलब एयरपोर्ट जो चार्जेस हैं, एएनएसपी चार्ज, मतलब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ने के लिए जो चार्ज दिए जाते हैं जिसको आरएनएफसी चार्ज बोलते हैं, एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर जो चार्ज प्रोवाइड करता है वो भी है, यानी कि एटीसी चार्ज। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनके पास ये चार्ज पे करना पड़ रहा है, जहाज उड़ने रहा, रेवेन्यू आने रहे। तो इन लोगों ने खुद ही कहा कि हम शायद इस बिजनेस में गलत हैं, हम शायद इसको बाहर निकलना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा लोन तो इनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। तो आप ये न्यूज आने के बाद मैं 2 चीज देख रहा था कि इस न्यूज आने के बाद सबसे बड़ा इशू क्या हुआ, जो उनके कंपटीटर है जो इंडिगो और स्पाइसजेट, क्योंकि वही 2 अभी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, दोनों पब्लिश्ड हैं उनके शेयर, तो वो उनके जंप आ गया, उनमें लगभग 4% का जंप इंडिगो में आ गया और 1.5 से 2.5% का जंप आया स्पाइसजेट में। क्योंकि जो मार्केट शेयर है, जब पैसेंजर्स की इनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो पैसेंजर्स वहां से जाके उनके पास आएगा, रेवेन्यूज उनके बढ़ेंगे, इसलिए शेयर मार्केट ने एक अच्छा वो दे दिया है। साथ के साथ शेयर मार्केट ने ये भी दिखाया कि ये जो बैंक है जिन लोगों ने उनको सबसे ज्यादा प्रोवाइड किया हुआ है लोन्स, तो वो उनके शेयर एकदम डामाडोल हो गए, थोड़ा सा नीचे गिरने लगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अमाउंट है, 6,500 करोड़ बड़ा अमाउंट है और इन बैंक को भारी चपत लगने वाली है। इन लोगों ने एनसीएलटी में यानी कि कोर्ट में डाल दिया है कि हमारी एसेट बेच के इनका पैसा चुकाओ, लेकिन उसमें समझ में आ रहा है कि इन बैंकों को बहुत बड़ा हेयर कट लेना पड़ेगा, यानी कि उनको उतना पैसा तो नहीं मिलने वाला जितना उनको दिया हुआ है। आगे की राह देखते हैं क्या समस्या आ रही है। पैसेंजर्स के लिए बिग ट्रबल है, क्योंकि पैसेंजर 2 ही मार झेल रहे हैं। अभी हमने बताया कि पैसेंजर का पैसा कैसे मिलेगा उसे भी नहीं पता, प्लस उसके साथ साथ पैसेंजर्स को दूसरे टिकट बुक करके जाना पड़ रहा है, वो बहुत कॉस्टली है। प्लस कुछ ये एयरलाइंस ऐसी थी कि कुछ स्टेशन पे केवल यही ऑपरेट करती थी, जैसे जम्मू शायद ऐसा है, या फिर कई सारे ऐसे स्टेशन हैं जहां पर यही एयरलाइंस एक ऑपरेट करती थी कुछ खास जगह से, तब वहां पर दूसरी एयरलाइंस भी नहीं है, तो पैसेंजर्स को अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी नई फ्लाइट तो कोई ऑपरेट नहीं करेगी वहां पर। तो पैसेंजर्स के लिए बहुत दिक्कतें हैं इस समय, और उनको सही गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही कि क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि 15 तारीख के बाद तो हम बुकिंग ले रहे हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद भी बुकिंग लेने का मतलब ये नहीं कि फ्लाइट ऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे। 6,225 मतलब पूरे मई में उनको उड़ाना था, इतनी फ्लाइट उड़ाना था, तब ये सारी फ्लाइट कैंसिल करेंगे तो इतनी फ्लाइट के लोग कहाँ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा अमाउंट इनके पास फिलहाल अभी देखा जाए तो 8 से 9% मार्केट शेयर है, काफी अच्छा
अच्छा है और इनके पास इंटरनेशनल सेक्टर भी है जिसमें से 90% डोमेस्टिक है, लगभग 10 से 8 से 9 से 10% ही इंटरनेशनल मार्केट में ही जाते हैं। वो सब फ्लाइट भी कैंसिल है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लाइट हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पब्लिक को जिन्होंने इनसे बुकिंग की थी उनको बहुत ज़्यादा घाटा लगा है। जो डीजीसी है, जो एविएशन का रेगुलेटर है, उसने कहा है कि हमने सो कॉज नोटिस दिया है ताकि एक कंपनी बताए कि पैसेंजर्स के पैसा कब और किस तरह से जल्द वापस कर रही है। मोका का अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया इस पे। मोका यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल, हालांकि ये समझ पा रहे हैं कि वो भी जल्दी से एक ऑर्डर जारी करके पैसेंजर के हित के लिए बात करेगी। अब एक क्वेश्चन आता है क्या फ्लाई करेगी ये दोबारा या नहीं, तो ये डाउटफुल है। देखिए, जितने भी हमने रिसेंट ईयर्स में जेट एयरवेज हुआ, किंगफिशर हुआ, उनके डूबने के बाद बातें सुनी कि शायद दोबारा रिवाइव करेंगी, और जेट एयरवेज की तो अभी तक भी होती रहती है। बट इतना आसान नहीं होता किसी कंपनी को दोबारा खड़ा कर लेना। ब्रांड नेम बड़ा ही बड़ा हो, लेकिन कंपनी को दोबारा से खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी ये चांस काफी मुश्किल लग रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो के माध्यम से बताइए। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बताइए आपके व्यूज क्या है, गो फर्स्ट के साथ क्या हुआ है, कैसे प्रैट एंड विटनी से टैकल किया जाए और कैसे और बाकी और कंपनी को बचाया जाए जिससे पैसेंजर्स को और एविएशन इंडस्ट्री को बचाया जा सके। थैंक यू, बाय बाय।